Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani Commerce. हाँ, ये डेडिकेटेड चैनल है, आपका पसंदीदा चैनल है कॉमर्स का। आप जानते ही हैं कि आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स हम इसी चैनल पे कवर कर रहे हैं और आज है इकोनॉमिक्स की बारी, दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हाँ, पॉवर्टी मेरी भाषा में सुनेंगे तो मैं कहूँगा पावरोटी। हाँ, पाव रोटी यही समस्या है भारत की। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए अगर दो वक्त की रोटी नहीं है तो वो गरीब है। क्या कहते हैं आप? जिसके पास आईफोन नहीं है क्या वो गरीब है क्या? जी नहीं। तो गरीब वो है जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने ज़रूरत की चीज़ जिससे उसका जीवन चल सके, जिसे हम कहते हैं बेयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये भी खरीदने की उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब है वह व्यक्ति गरीब है और इस फिनोमेना को कहते हैं पॉवर्टी। तो आइए, इंडिया की यह क्या प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी की और हमने इसके क्या सॉल्यूशंस भी निकाले। हाँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता हूं, मैं सॉल्यूशंस की बात भी करता हूं। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी तो तब से है जब से इंसान है धरती पर, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुछ आपसे ज़्यादा ओन करता होगा, उसके पास आपके पास आपसे ज़्यादा असेट्स होंगे, हो गया ना आपसे अमीर और आप अपने आप को वहाँ गरीब महसूस कर रहे हो। तो ऐसी पॉवर्टी तो आप पूरी धरती में हर जगह देखेंगे, पर हमारे भारत में जो पॉवर्टी है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार अभी तक जीरो पॉवर्टी नहीं कर पाई है हमारे देश में। हाँ, आज तक देश जीरो पॉवर्टी नहीं हो पाया है। तो समझते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है UNDP, इसने भी पॉवर्टी को डिफाइन किया है। हालांकि इनकी डेफिनेशन इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी को लेकर के है। अब आप कहेंगे इनकम पॉवर्टी? हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति इतना ना इनकम अर्न करता हो कि वह अपना बेसिक नीड्स पूरा कर पाए तो हो गया ना इनकम पॉवर्टी। समझ गए? तो ये पॉवर्टी ही हमारा आज का डिस्कशन है। आज के हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं पॉवर्टी में, इसी इनकम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, जब लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मटेरियल वेलबींग हो पा रहा है। इंसान के पास अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए, हाँ, रोटी कपड़े के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, मकान को नहीं कह रहा हूं, याद रखना, क्योंकि मकान बड़ा मुश्किल चीज है आजकल। मकान इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। अरे भैया, मकान को भूल जाओ, छत मिल जाए कोई बस सहारे के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। और इनकम पॉवर्टी तो आप समझ गए। ये ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को मौका ना मिले अपने जीवन को आसानी से जीवन जीने का, टॉलरेबल जीवन जीने का, उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो इसे कहते हैं ह्यूमन पॉवर्टी। हो सकता है जैसे अमेरिका में था, एक समय में अमेरिका में ब्लैक्स को बहुत तड़पाया जाता था, स्लेव की तरह रखा जाता था, पता है कि नहीं आपको? तो वहां पे चल रही थी ह्यूमन पॉवर्टी। एक समय में हम भी गुलाम थे। हाँ, इंडिया भी गुलाम था अंग्रेजों का और हमारे देशवासियों को, इंडियंस को बहुत दबाया जाता था। अंग्रेज बहुत एक्सप्लॉइट करते थे हम इंडियंस को। उस समय थी ह्यूमन पॉवर्टी। तो आज का टॉपिक इस पे नहीं है, हम बात करेंगे इनकम पॉवर्टी पे। अब इकोनॉमिक पॉवर्टी, इनकम पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, वो भी आगे दो सेंस में देखी गई है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ, क्या तुमने सड़क के किनारे कुछ गरीब बच्चों को, जिनके शायद तन पे कोई कपड़े भी नहीं है, ही नहीं है, हाँ, ऐसे बच्चों को देखा है? कभी मंदिरों के आसपास, कभी किसी मस्जिद के बाहर, या कभी किसी घाट के पास, हाँ, जो गंगा जी जैसे हमारे बनारस में है, क्या देखा है ऐसे लोगों को? जरूर देखा होगा, जिनके शरीर पे फटे चिथड़े कपड़े हैं, उनके पास कुछ एल्युमिनियम के बर्तन होंगे जिस पे कुछ फुटकर चिल्लर पैसे रखे होंगे, अनाज रखा होगा। क्या आपने उनको देखा है? जी हाँ, यही लोग हैं एब्सोल्यूट पुअर। मैंने जो एग्जांपल दिया, ये एब्सोल्यूट पुअर का, ये वो लोग हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने बेयर बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहे हैं। तो वो लोग जो अपनी बेसिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
वो जरूरतें जो लाइफ के लिए बेसिक स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है, मैंने बताया। पर ये रिलेटिव पावर, यस, ये पावर्टी आपके आसपास भी है। वो कैसे है सर? भाई आप जहां रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हाँ, जहां तुम रह रहे हो, जिस सोसाइटी में या जिस कॉलोनी में तुम रह रहे हो, वहां पर बड़े बड़े बंगलो हैं। किसी का लेविश बंगलो है जहां पे 4 गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें खड़ी हैं। किसी के बंगलो में 5 गाड़ियां खड़ी हैं। अब मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति का घर है वहां पर उसी कॉलोनी में, और उसका घर थोड़ा सा छोटा है, उसके पास छोटी कोई कार है, मारुति की कोई कार है, तो क्या वो गरीब है? क्या वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरा कर पा रहा है? क्या उसके पास खाने को नहीं है? क्या उसके पास घर नहीं है? क्या उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है? अरे है भाई, सब है। फिर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को उस रीजन से, उस सोसाइटी में जहां वो रह रहा है, उससे कंपैरिजन कर रहा है, तो उसके मुकाबले उसकी इनकम कम है। तो जब किसी की एवरेज इनकम उस सोसाइटी के लेवल से कम होती है, तो वो अपने आप को पुअर मानने लगता है। इसे कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। और ये पावर्टी तो मैंने कहा कोई भी देश खोज लो, चाहे अमेरिका खोज लो, चाहे जापान खोज लो, चाहे सबसे डेवलप देश खोज लो, ये पावर्टी तो हर जगह रहेगी। क्योंकि यहां पर रियली में वो पुअर है नहीं, बट क्योंकि उसकी इनकम एवरेज इनकम के मुकाबले, सोसाइटी के या उस प्लेस के एवरेज इनकम के मुकाबले थोड़ी कम है। एक एग्जांपल और दूं। हाँ भाई, आपके पास है एक्टिवा, हाँ तुम्हारे पास है एक्टिवा, ध्यान से सुनना मेरे बात को, है ना? तुम्हारे पास एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, कोई है, टू व्हीलर है कोई तुम्हारे पास, पक्का होगा। तो तुम बड़ी शान से टू व्हीलर में चलते हो मस्ती से, पर तुम्हारे बगल से एक साइकिल वाला धीरे धीरे जा रहा होता है और टुकुर टुकुर तुमको देखता रहता है, तो वो तुमको अमीर समझता है और अपने आप को गरीब समझता है। ऐसा होता है। और तुम्हारे बगल से कोई बड़ी कार गुजर जाती है, तुम्हारे बगल से, तुम्हारी एक्टिवा के बगल से एक बड़ी कार गुजर जाती है, और तुम कार में बैठे किसी को देख करके सोचते हो काश यार कार होती यार। तो अपने आप को तुम गरीब महसूस कर रहे हो। कार वाला आप समझ लो क्या करने वाला है, बड़ी कार वाला या किसी एरोप्लेन वाले को देखता है, अरे यार वो ज्यादा अमीर है। तो ये है रिलेटिव पावर्टी। समझ गए? तो रिलेटिव पावर्टी एक ऐसा फिनोमेना है जो इनकम चाहिए अपने कंजम्पशंस के लिए हमें, वो बिलो है, वो कम है एवरेज इनकम के। बस आप क्या है? एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, रिलेटिव पुअर है। रिलेटिव पुअर तो मैंने बताया हर जगह पाए जाएंगे, धरती के हर प्लेस में रिलेटिव पुअर पाए जाएंगे। और क्या डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में? आओ देखें। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एकदम अलग है रिलेटिव पॉवर्टी से। सच माने में गरीब तो रिलेटिव पुअर नहीं होते हैं, रिलेटिव पुअर गरीब नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट पुअर वाले सचमुच में गरीब होते हैं। तो अ पर्सन इज एब्सोल्यूट पुअर इफ हिज इनकम इज लेस देन द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। क्या कीवर्ड है? उसकी इनकम मिनिमम जो चाहिए कंजम्पशन के लिए, इनकम मिनिमम कंजम्पशन के लिए जो इनकम चाहिए उससे भी कम उसकी इनकम है। इतना भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए, इतनी भी इनकम नहीं है, तो वो है एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है। अब ये 2 वक्त की रोटी ये सब क्या है? तो ये है इनकम पावर्टी लाइन। क्या वर्ड है? कीवर्ड है इनकम की एक पावर्टी लाइन। ठीक है। और रिलेटिव पुअर कब है? रिलेटिव पुअर तब माना जाएगा जब उसकी इनकम बॉटम इनकम ग्रुप, उस समाज में जहां वो रह रहा है वहां के सबसे नीचे वाले इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है। हाँ, जैसे एग्जांपल है 100% लोग समाज में रह रहे हैं तो आखिरी के 10% लोगों में से एक है, बस इतनी सी बात है। वो पुअर एक्चुअली में है नहीं। ठीक है ना। और हमारे भारत में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ज्यादा इशू है। आइए समझते हैं पहले पॉवर्टी को मेजर कैसे करें। तो पॉवर्टी को नापने के कई कई तरीके निकाले गए। पॉवर्टी पहली चीज समझें तो डिफाइन तो करें, मीनिंग तो निकालें कि पॉवर्टी है क्या। भाई मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, बार बार मैं कह रहा हूं कि इतनी इनकम नहीं है कि आप बेयर बेसिक नेसेसिटीज कमा पाए। तो ये बेयर बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है, वो इनकम कितनी होती है, कुछ तो लेवल होगा, इसी को बताने के लिए बताया गया कंसेप्ट। तो 2005 से पहले कोई ऑफिशियल तैयारी की गई, खोज की गई पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी को बताया गया
कि पॉवर्टी इज डिफाइंड क्या है, दैट सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न द सफिशिएंट इनकम टू बाय हिम बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। हाँ, इतना भी पैसा नहीं है उसके पास कि वह सब्सिस्टेंस, जिसको हम गुजारा कहते हैं हिंदी में, अपने गुजारे भर के लिए उसके पास जीवन को जरूरी चीज जिसके बिना जीवन आपका नहीं चलेगा। क्या क्या बेयर बेसिक नेस्टीज होती हैं हमारे लाइफ की, क्या ऐसी चीजें हैं? आपको अनाज चाहिए, आपको दालें चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए। हाँ, ये आपकी बेसिक जरूरत है। अगर आपको इतना भी खाना अन्न न मिले जिससे आप जी पाएं, इतना भी अन्न नहीं मिला कि आपके शरीर के सारे अंग काम कर पाएं, आप खड़े हो पाएं, चल पाएं, तो आप सोचिए, आप तो सच में बहुत गरीब हैं। तो यही है पॉवर्टी, ठीक है ना। मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल भी नहीं पा रहे हैं। तो इसको नापने के लिए एक यंत्र खोजा गया। हाँ, पॉवर्टी को नापने के लिए, पॉवर्टी तो समझ में आ गया, एक लाइन बनाई गई। क्या कोई लाइन है क्या कि इसके नीचे झुक जाएंगे? हाँ, कोई लाइन है क्या? कोई रस्सी बिछी हुई है क्या? कोई तार बिछी हुई है क्या कि इस रस्सी इस लाइन के नीचे झुक जाएंगे तो बिलो पॉवर्टी हो जाएंगे, और इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो अबव पॉवर्टी? नहीं। तो ये एक कट ऑफ लेवल है। सच में ये एक कट ऑफ लेवल है जिससे ये डिसाइड होगा कि इस कट ऑफ के अगर आप नीचे हैं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, इस कट ऑफ के लेवल के ऊपर हैं तो एक क्राइटेरिया बनाया गया है। हाँ, ये है पॉवर्टी लाइन। आओ समझते हैं। तो पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी। क्या? पॉवर्टी को पता करने के लिए बनाया गया पॉवर्टी लाइन को, पॉवर्टी का लेवल जानने के लिए। तो इट इंडिकेट्स द इनकम लेवल विच इज जस्ट सफिशिएंट टू बाय द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। बेसिक जरूरत के लिए जो चीज चाहिए उतना कमाने भर का पैसा है, उसको मेजर करना है। कैसे कैसे मेजर किया गया? सबसे पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने, हमारे देश की एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, जिसका आज वर्तमान में नाम है नीति आयोग। नाम सुना है? नीति आयोग। अगर सुना है तो मुझे आपसे, यस, आप हैं मेरे क्लास 11th के, क्या नाम दिया हम लोगों ने क्लास 11th के बैच का? हाँ, रॉक स्टार्स। मैं भी भूल गया था क्या? हाँ, रॉक स्टार्स हैं आप मेरे। तो आपको बताना है इस नीति का फुल फॉर्म, है ना। हमारे देश में नीति आयोग अब काम कर रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन था, 12th 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया नीति आयोग से। फुल फॉर्म तुम्हें बताना है, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म, मुझे कमेंट का आपके इंतजार रहेगा। मैं वेट करूंगा, मेरे कितने सारे क्लास 11th हैं जो मुझे इसका जवाब भेज रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया 1978 में। सबसे पहले डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? एक की टर्म है न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या? कि कितना न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है। तो तब बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिल जाए एक व्यक्ति को एक दिन में, पर पर्सन को एक दिन में, गांव में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी का अनाज खा लेता है गांव में, और शहर में रहता हुआ 2100 कैलोरी ही खा लेता है पर पर्सन पर डे, तो व्यक्ति गरीब नहीं है। अब आप पूछेंगे सर आम भाषा में ये 2400 कैलोरी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो दिन में 2 वक्त का भोजन, जिसमें रोटी, 4 रोटी, चावल, सब्जी, हाँ दाल मतलब, बस इसको कहते हैं क्या? 2400 कैलोरी। 4 रोटी, चावल, दाल और सब्जी, 2 वक्त की, बस इस 2 वक्त की रोटी को कहते हैं 2400 कैलोरी। इतना आता है इसके अंदर। तो अगर कोई इतना भी ना खाए तो इसका मतलब है, याद है, न्यूट्रिशन से ना पाए। सर ये गांव वालों में 2400 कैलोरी, रूरल के लिए, शहर वालों के लिए, अर्बन के लिए 2100 कैलोरी। अरे भाई, गांव के लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं ना भाई, ज्यादा काम करते हैं शरीर से। शहर के लोग तो दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए वहां पर कैलोरी की जरूरत ज्यादा है।
और क्या मेजर किया, और कैसे नापा पॉवर्टी लाइन को, आइए और भी तरीके बताते हैं पॉवर्टी लाइन को जानने के लिए। तो दूसरा तरीका था परचेजिंग का, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कितना पैसा लगता है 650 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन। देखा, 1 किलो भी नहीं, 1 किलो अनाज भी नहीं, 1 किलो से भी कम, एक व्यक्ति को 650 ग्राम अनाज की जरूरत पड़ती है एक दिन। तो एक व्यक्ति की जरूरत है 650 ग्राम। तो अगर 650 ग्राम अनाज खरीदने का जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट लगता है, बस उसको नाप लो, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या बताया, तीसरा तरीका बताया पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या चीज, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन का खर्च। तो प्रति व्यक्ति कंजम्पशन का खर्च 19, याद रखिएगा ये 78 की डेफिनेशन है। तो तब 62 रुपीज चाहिए था एक व्यक्ति को एक मंथ के लिए। बाप रे, एक महीने का खर्चा पूरा 62। आज तुम्हारा, हाँ आज तुम्हारा शायद एक दिन में भी 62 रुपीज तुम्हारा खर्चा नहीं होता होगा, इससे ज्यादा होता होगा। हाँ कम नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारा खर्चा होता। क्या कहते हो, है कि नहीं है? आज तुम्हारे पर्सनल खर्चे ही, एक बार दोस्त के साथ कैंटीन चले जाओ अपने रिसेस में, या कहीं बाहर निकल जाओ दोस्त के साथ पार्टी चले जाओ, कुछ हजार तो खर्चे होने ही होने, पक्की बात है। और मैं बता रहा हूं 1978 का कंसेप्ट, प्लानिंग कमीशन ने बताया था ये, कि अगर 62 रुपीज एक व्यक्ति पूरे महीने तक क्या करता है, कमा लेता है, तो वो अपने महीने भर का राशन पा सकता है। ये है गांव के लोगों के लिए। और शहर के लिए कितना है, 71 रुपीज। अगेन, शहर का दाम ज़्यादा क्यों है, शहर में ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए? तो ऑब्वियस बात है, शहर में अनाज महंगा था, तब भी महंगा था, आज भी महंगा है। गांव में क्योंकि उगता है, गांव में ही प्रोडक्शन हो रहा होता है, इसीलिए वहां पर अनाज सस्ता है। तो 3 तरीका बता दिया पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का। चौथा तरीका, आइए, चौथा तरीका था कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक और तरीका है, वो है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट मतलब सर को गिन लो, कितने लोग हैं, बस। तो ये कैसे होगा? तो हेड काउंट रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्संस, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी पर कैपिटा कंजम्पशन, अर्थात प्रति व्यक्ति कंजम्पशन क्या है, पॉवर्टी लाइन से कम है। अर्थात गरीब लोगों का मतलब पुअर पीपल को काउंट करो, ऊपर रखो अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इस रेशियो को कहेंगे हेड काउंट रेशियो, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पुअर पीपल ऊपर अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर देंगे। इस रेशियो को कहते हैं हेड काउंट, गिनना मतलब एक तरह से। पांचवा तरीका में फिर से पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला गया, पर क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसके रेट्स चेंज होते गए। जैसे फॉर एग्जांपल 2004-05 में यह अमाउंट था 447 रुपीज गांव के लिए, शहरों के लिए 579 रुपीज था। अब लेटेस्ट देखें 2011-12, जो कि हमारा लेटेस्ट भी नहीं है, हालांकि मुझे लगता है हमारे लास्ट सेंसस का, इससे पहले वाला जो सेंसस है उसका देखें तो 816 रुपीज रूरल एरियाज के लिए और 1000 रुपीज अर्बन एरियाज के लिए। फिगर याद करना पड़ेगा आपको, ये नंबर याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आप क्लियरली मेंशन करेंगे इकोनॉमिक्स में, उतना अच्छा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। और मैं आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ला रहा हूं। कहां? टेलीग्राम चैनल पर। जी, आपको ये सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाले हैं। मैंने एक एक टॉपिक चुन करके आपके सिलेबस से निकाला है, जो आपके सिलेबस में अवेलेबल है, और उसको कंप्रेस करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए बना रहा हूं। तो इसीलिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने नहीं बनाया ज़्यादा, आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं बन पाए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें, आपके ही नाम से, हाँ, रॉक स्टार मैंने आप ही से नाम पाया है। हाँ, आपके ही ग्रुप का नाम मैंने आप लोगों से ही लिया था, और रॉक स्टार नाम है उस टेलीग्राम चैनल का। उसको ज्वाइन कर जाएं और ये सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री पाएं। और सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स हम उसी में कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाएं, आइए कुछ और जानते हैं पॉवर्टी के बारे में। आइए, क्या क्या एस्टिमेट्स हैं पॉवर्टी की।
हमारे देश में पावर्टी को मेजर करने के लिए, पावर्टी के मैग्नीट्यूड का पता लगाने के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गई। उनमें से प्रोफेसर डी लकड़वाला, हाँ शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, प्रोफेसर डी लकड़वाला ने भी एक रिसर्च किया, पता लगाया। तो उनके रिसर्च में पावर्टी रेशियो क्या निकला, आइए पहले समझाते हैं। देखिए ये प्रोफेसर डी लकड़वाला की है। तो उन्होंने बताया कि पावर्टी रेशियो 1973-74 में रूरल में था 56%, अर्बन में था 49, एवरेज कर लें तो 55% आ रहा है। 54.9 मतलब 55%। तो हमारे देश की पॉपुलेशन का 55% लोग गरीब थे। बाप रे, जस्ट इमेजिन करिए, 1973 का फिगर बोल रहा हूं मैं। अब 2004 और 5 का फिगर देख लीजिए, तो अब पावर्टी लेवल कितनी हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 27.5%। तो क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। ये बताना चाहते हैं कि पावर्टी रेशियो हैज डिक्लाइंड, बोथ रूरल पावर्टी हैज आल्सो डिक्लाइंड, अर्बन पावर्टी हैज आल्सो शार्पली डिक्लाइंड। अब नंबर ऑफ पीपल देखेंगे तो आपको देखने में आश्चर्य हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल देखते ही आपको झटका लगेगा। झटका इसलिए लगेगा कि रूरल पीपल हैज नॉट डिक्लाइंड मच। देखिए डिक्लाइन तो कर रहा है 261 से 221, बट अर्बन में तो उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है सर जी। द पावर्टी हैज इंक्रीज्ड। जरा नंबर को तो देखिए, यहां पर पहले 60 मिलियन लोग पुअर थे, अब 81 हो गए हैं। क्या कहना चाहता हूं कि लकड़वाला मेथड्स की तरफ से अगर आप समझेंगे तो अर्बन पावर्टी हैज इंक्रीज्ड वेयरएज रूरल पावर्टी हैज लिटिल बिट डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पुअर। परसेंटेज के मुकाबले देखेंगे तो बहुत कम हो गया है। समझ गए ना, ये सब रीजन इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इस बीच बहुत राइज हुई है। आइए, इनके बाद एक साइंटिस्ट और हैं, सुरेश डी तेंदुलकर। हाँ, प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर, इन्होंने भी रिसर्च किया। आइए इनको, यस, इन्होंने भी एक अपना पावर्टी लेवल बनाया, बहुत फेमस है इनका पावर्टी लाइन, तेंदुलकर पावर्टी लाइन। हाँ, सचिन तेंदुलकर के कोई भी रिलेटिव नहीं है, मैं बता दूं। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सचिन तेंदुलकर जो हमारे बहुत ही महान बैट्समैन हैं, उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है तेंदुलकर जी। तो इनके मेथड में क्या बताया गया कि पावर्टी लेवल जब 2004 और 2011 के कंपैरिजन में की गई, तो अगेन पावर्टी लेवल इन रूरल एरियाज एज वेल एज द अर्बन एरियाज हैज डिक्लाइंड। आप देख सकते हैं ज़्यादा डिक्लाइन रूरल एरियाज में, ठीक है ना। अब नंबर के टर्म्स में आएंगे तो अगेन नंबर के टर्म्स में भी नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज हैज शार्पली डिक्लाइंड एंड सो हैज द नंबर ऑफ पुअर इन अर्बन एरिया। तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल ऑब्वियस बात है तेंदुलकर जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पावर्टी। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पावर्टी के बारे में कुछ कंडीशन समझते हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं। जैसे इस पावर्टी ट्रेंड को समझ के क्या पता चला, तो ये जो ट्रेंड मैंने दो दिखाए आपको, एक लकड़वाला का मेथोलॉजी से और एक तेंदुलकर की मेथोलॉजी से, तो दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है कि डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या पता चल रहा है, क्या की फीचर मिला कि हमारे देश की पावर्टी रेशियो तो डिक्लाइन हो रही है। कभी 55% हुआ करती थी पावर्टी, वह घट के 22% हो गई है, जो ये शो कर रहा है देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, ठीक है। और क्या पावर्टी खत्म हो गई? नहीं, पावर्टी खत्म नहीं हुई है। पावर्टी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नंबर वाइज, हाँ नंबर वाइज तो परसेंट में तो दिख रहा है कम हो गई है, नंबर से तो उल्टा समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पुअर नहीं घटे हैं, नहीं घटे हैं। तो क्वांटिटेटिवली इट्स स्टिल अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, आज भी एक बड़ी आबादी, बड़ी संख्या के लोग क्या हैं, बिलो पावर्टी लाइन है। और क्या पता चलता है, इंटर स्टेट वेरिएशन भी है। कुछ स्टेट डेवलप्ड हो चुके हैं जहां पे गरीबी कम है। हाँ, जानना चाहते हैं ऐसे स्टेट का नाम? देखिए, कहीं आपका स्टेट तो नहीं है इसमें। ये वो स्टेट है जहां पावर्टी बहुत कम है, गरीबी कम है। आपको भी देखना है, केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु। हाँ, आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं मेरे रॉक स्टार? आपको बताना है। आप इनमें से तो कोई स्टेट के नहीं हैं। अगर हैं तो अपने स्टेट का नाम लिखिए,
और मुझे बताइए कि आपका स्टेट की पावर्टी रेशियो लो है। और कुछ और भी होंगे, हाँ, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जहां जिस स्टेट की पावर्टी हाई है, जहां पे गरीबी ज्यादा है। उनमें से एपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और मैं उत्तर प्रदेश। हाँ, मैं अपना बता रहा था कि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं हूं वाराणसी से, है ना, आप तो जानते ही हैं, और उड़ीसा। तो ये हैं देश के गरीब स्टेट्स। तो दो वेरिएशंस हैं, तो इंटर स्टेट वेरिएशंस भी पता चलता है इस पावर्टी से। और क्या पता चलता है, किस तरह की पावर्टी है। तो गांव में जो पावर्टी है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के कामों की वजह से है। वहां पे लैंडलेस लेबर्स बहुत ज्यादा हैं, अर्थात वो किसान, वो लेबर जिनके पास जमीनें नहीं है, गांव में रहते हैं पर गांव में उनके पास लैंड नहीं है। और आप जानते ही हैं जिसके पास जमीन नहीं वो गांव में गरीब है। या एक ऐसा किसान जो बहुत छोटी जमीन ओन करता है, या गांव का छोटा मोटा आर्टिशियन, क्राफ्टमैन, ठीक है ना, ऐसे लोग गांव में गरीब हैं। शहर में, हाँ, आपके आसपास जहां तुम रह रहे हो, तुम्हारे आसपास गरीब है कि नहीं है? रिक्शा वाले को देखा है कि नहीं देखा है? कूली को देखा है कि नहीं देखा है? और सड़क पे कूड़ा बिनने वाले रैग पिकर्स को देखा है कि नहीं देखा है? और अनस्किल्ड बोझा उठाने वाले लोगों को देखा है कि नहीं? कहीं जहाँ बिल्डिंग साइट हो रही होती है, जहाँ बिल्डिंग बन रही होती है, सर पे ईटा पत्थर ले जा रहे हैं, ये सब कौन लोग हैं? करोड़पति लोग हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यही लोग हैं अर्बन पुअर्स। समझ गए ना? ज्यादातर अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं, सड़क के किनारे ठेला चलाते हैं, रिक्शा पुल करते हैं, कूड़ा बिनते हैं, ये लोग हैं अर्बन पुअर्स। आइए, पावर्टी आई कहां से समझते हैं। पावर्टी का कॉज क्या है, पावर्टी का कारण क्या है। तो अगर कोई ये कहे कि आई एम पुअर बिकॉज आई एम पुअर, क्या तुम मानोगे? हाँ, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, क्या तुम मानोगे? कहोगे सर कह क्या रहे हैं सर, आई एम पुअर बिकॉज आई एम पुअर। आओ, मैं अभी इसको इसी से साबित करना चाहता हूं कि विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी में इस बात का तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई गरीब है क्योंकि वो गरीब है, गरीबी उसके गरीब होने का कारण है। हाँ, मैं अभी साबित करूंगा तुमको। तो मैरडिल, यस, मैरडिल या कहें ऐसा, मैरडिल ने एक थ्योरी दी थी, नाम था सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन। क्या नाम है? सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन। राउंड में दिखाया गया है इसीलिए सर्कुलर वर्ड है। क्यूमुलेटिव मतलब होता है ये एक कंप्लीट सर्कल में। जैसे वाटर साइकिल होती है, कभी रुकती है क्या वाटर साइकिल, है ना? धूप पड़ती है, पानी भाप बनता है, पानी भाप बनता है तो बादल बनता है, बादल बनता है तो फिर भाप बन के पानी गिर जाता है, समुद्र में आ जाता है, फिर भाप बनता है। तो क्यूमुलेटिव, सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन। जैसे वाटर साइकिल है वैसे पावर्टी की भी एक साइकिल है, नाम है विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। कहां होती है? अंडर डेवलप्ड कंट्री में होती है, जहां पर पावर्टी ही कॉज बन जाती है अंडर डेवलपमेंट का। सही सुन रहे हो, गरीबी ही उस देश को अंडर डेवलप बनाती है। वह देश गरीब है क्योंकि वहां पे गरीबी है। समझ गया ना? जिसकी वजह से लोगों के पास इनकम कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी क्या क्या मीनिंग है? तो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी की डेफिनेशन याद कर लीजिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो रीइंफोर्स करती है, रीइंफोर्सिंग फोर्स लाती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड इन अ सर्कुलर वे। वो सारे फैक्टर्स सर्कुलर वे में एक दूसरे से जुड़े हैं जो कंटिन्यूएशन ऑफ पावर्टी कॉज करते हैं और अंडर डेवलपमेंट कॉज करते हैं, जो आपकी गरीबी, आपके बैकवर्ड होने का कॉज बनते हैं, और ये सर्कुलर वे में पाए जाते हैं। एक और डेफिनेशन है प्रोफेसर नर्क्से की। हाँ, प्रोफेसर नर्क्से ने भी इसी को डेफिनेशन दिया है पावर्टी लाइन को। क्या है डेफिनेशन? आइए। तो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी इंप्लाइज अ सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्सेस। देखिए सर्कुलर दोनों में ही है, टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर in such a way to keep a poor country in a state of poverty। कहा था ना, एक कंट्री गरीब है क्योंकि वह गरीब है। आइए ये देखते हैं। कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर।
तो कैसे होगा? पॉवर्टी के ये 3 सर्कल्स हैं। पहला सर्कल है सप्लाई साइड से, दूसरा सर्कल है डिमांड साइड से, और तीसरा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से। आइए मैं एक एक करके इन सर्कल्स को समझाऊंगा। सबसे पहले इस सप्लाई साइड के सर्कल को समझते हैं। क्या? सप्लाई साइड। ये क्या होता है? सप्लाई साइड क्या होता है? आइए समझाते हैं। सोचिए एक देश के बारे में, एक कंट्री के बारे में सोचिए जहां पर अंडर डेवलपमेंट है, अर्थात जहां पे ग्रोथ नहीं है, अर्थात जहां पर प्रोडक्शन आउटपुट सब क्या है? लो है। तो क्या है? लो आउटपुट हो रहा है। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। फैक्ट्रियां कम गुड्स बना रही हैं, फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कम कर रही हैं। तो जब फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कम कर रही हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी अर्थात उनकी काम करने की क्षमता कम है। जब वह काम कम करेंगे तो लोगों के पास इनकम कम आएगी, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर को वेजेस मिलेगी, रॉ मटेरियल बिकेगा। तो जब प्रोडक्शन ही कम करेंगे तो इनकम ही कम होगी। इनकम वो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो ही कम है। जब इनकम कम है लोगों के पास तो वो पैसा कहाँ से बचाएंगे? वो पहले तो कंज्यूम करेंगे ना, जब इनकम ही कम है पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो जब सेविंग ही नहीं होगी लोगों के पास तो फिर वो नया पैसा नई इंडस्ट्री को लगाएंगे क्यों? एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर और इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, नई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, नया रोजगार नहीं पैदा करेगा, नई मशीनरी नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा? नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। कहेगा मार्केट में क्या है? सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही के लिए चाहिए सेविंग, सेविंग ही नहीं है। तो सेविंग ना होना इन्वेस्टमेंट कम होने का कारण बन जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो मार्केट में पूंजी की, कैपिटल की कमी हो जाएगी। कैपिटल की कमी होगी तो हम फिर क्या हो जाएंगे? अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और नतीजा फिर से आउटपुट लो। घूम गए ना चक्कर, आ गया ना चक्कर। हाँ सच में मैंने कहा था अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। ये तो हो गया सप्लाई साइड। डिमांड साइड से देखोगे, आओ डिमांड साइड से देखते हैं। तो यहां पर डिमांड बन जाएगी रीजन, डिमांड बन जाएगा रीजन कि हम गरीब क्यों हैं। कैसे? आइए देखें। तो देश में अंडर डेवलप, याद रखिएगा ये अंडर डेवलप इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, डेवलप देशों की प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। तो एक देश अंडर डेवलप्ड है, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं मेरी तरफ? हाँ ध्यान इधर मत लगाइए प्लीज, यहां कॉन्सेंट्रेट करिए। तो एक देश अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है तो आउटपुट कम है, प्रोडक्शन क्या है? लो है। चलो आउटपुट कम है, प्रोडक्टिविटी अर्थात आउटपुट करने की क्षमता है ना, वो लो है। नतीजा क्या हो जा रहा है? लोगों के पास इनकम नहीं है। भाई जब प्रोडक्शन कम होगा तो पैसा कम जनरेट करेंगे, गुड्स कम बिकेगा मार्केट में, लेबर के पास भी इनकम कम आएगी। तो जब इनकम ही कम रहेगी, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं सामान खरीदूंगा कैसे? मेरे पास इनकम ही नहीं है कि मैं नया मोबाइल, नया टीवी, नई गाड़ी, नया घर, नया मकान कुछ खरीद पाऊं। तो जब मैं डिमांड ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अब जब मैं डिमांड नहीं करूंगा तो एक प्रोड्यूसर नए इंडस्ट्री को क्यों लगाएगा, और नया मशीनरी और नया प्लांट क्यों लगाएगा? उसके इंडस्ट्री, उसके प्लांट लगाने से लोगों को रोजगार मिलता है, पर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है? बोल रहा है मार्केट में डिमांड कहाँ है भाई? मार्केट में जब लोग मांगेंगे तब तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ना, तब तो नई चीजें बनाएंगे ना। तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, अर्थात वो पैसा लगाएगा नहीं, पूंजी निवेश नहीं करेगा, मार्केट में कैपिटल कम हो जाएगा, मार्केट में नए गुड्स को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। नतीजा क्या हो जाएगा? फिर मार्केट में आउटपुट कम आएगा, फिर हम क्या करेंगे? एक चक्कर में फंस गए। तो कॉज ऑफ पुअर इसी के अंदर ट्रैप रह जा रहा है। पॉजिटिव एक्शन है, सर्कुलर एंड पॉजिटिव एक्शन। मिरेडिल का तीसरा और आखिरी भी सर्कल देख लीजिए, ये है अंडर डेवलपमेंट का सर्कल। ये ह्यूमन और इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का कारण है। क्या है इसमें? देखिए हमारा देश अंडर डेवलप्ड है। हाँ मेरा बात नहीं कर रहा हूं, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं। देश अंडर डेवलप्ड है, अर्थात देश प्रगतिशील नहीं है,
वह बैकवर्ड चल रही है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, एम्प्लॉयमेंट लो है, देश में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत हैं पर उनका यूज़ नहीं हो रहा है। सोचिए देश में लाखों टन कोयला उपलब्ध है, पेट्रोलियम उपलब्ध है, मिनरल्स हैं, तमाम हैं, पर उसको आउटपुट निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा मैन पावर नहीं है, ऐसा रिसोर्सेज नहीं है। तो नतीजा क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज कैसे रह गए, अंडर डेवलप्ड। मैंने कहा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये याद रखिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि पेट्रोलियम ही नहीं है, मैंने कहा नहीं, पेट्रोलियम है हमारे देश में, खूब सारा कोल भी है हमारे देश में, आयरन ओर भी है, सारे मिनरल, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको डेवलप नहीं कर पा, है ना, उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो इनकम चाहिए, वो है ही नहीं। तो हमारे देश के लोग, जब हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन उस रिसोर्स को निकालने के लिए नहीं है, तो हम पैसे से तो गरीब रहेंगे। जब हम पैसे से गरीब रहेंगे तो फिर हम अंडर डेवलप्ड रहेंगे, और जब पैसा ही नहीं है, अंडर डेवलप्ड रहेंगे, तो फिर हम अपने रिसोर्सेस को फिर से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। नतीजा, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। है ना सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। ये तीनों ही पॉइंट मैंने यहां समझा दिए हैं। पहला है फ्रॉम द सप्लाई साइड ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज हैं पर आपके रिसोर्सेज दोनों ही अंडर डेवलप्ड हैं। आइए कॉज ऑफ पॉवर्टी को जाने। याद रखिएगा, इस सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सअप नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। चलिए, तो कॉज ऑफ पॉवर्टी, सबसे बड़ा कॉज है पॉपुलेशन की ग्रोथ होना। सर पॉपुलेशन बढ़ने से तो, अरे भाई देश की आबादी बढ़ रही है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, देश में रिसोर्सेज तो ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई आबादी को हम कहाँ से रोजगार देंगे, कहाँ से काम देंगे, तो ये तो बेरोजगार रह जाएंगे ना। बस यहीं से गरीबी शुरू होती है। तो हमारे देश में पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो वो पॉवर्टी का कारण बन जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे नहीं सर पॉपुलेशन क्यों ग्रो कर रही है तेजी से, हाँ इसका रीज़न मैं दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोग इलिटरेट हैं, यहाँ पे लोगों का ट्रेडिशनल सोच है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग ही नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ तो एक समस्या है, यहाँ पर लड़का चाहिए, इसके चक्कर में कई बच्चे हो जाते हैं। क्या है, फैमिली प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं लोग, तो इससे पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है। समझ गए ना। और नतीजा, सरकार को इनको देने के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जा रहे हैं। सरकार कुछ रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती है, कुछ नई सर्विसेज देना चाहती है, तब तक आबादी और बढ़ चुकी होती है। समझ गए ना। नतीजा, देश के लोग गरीब रह जाते हैं। दूसरा रीजन क्या बताया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ है पर लो है। हाँ, हमारे देश में ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर देश की इनकम बढ़ेगी, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो 1951 से लेकर आज तक देश की ग्रोथ रेट कितनी है, 5.4%। ये हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। बट पॉपुलेशन पे आ जाओ, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है 1.5%। तो पॉपुलेशन भी तो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है भाई। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या करेगी, इस ग्रोथ को खा जाएगी। बढ़ी हुई आबादी बढ़ी हुई इनकम को खा जा रही है, तो सेविंग नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, नए गुड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही है। समझ गया ना। इसीलिए हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रह जा रहे हैं। समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जब लोग ज़्यादा हैं और लोगों को जो सर्विसेज चाहिए, जॉब्स चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो कम है, तो बेरोजगारी तो होगी। अब बेरोजगारी होने से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी फैमिली में जो अर्न कर रहा है उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके पास जो इनकम थी वो आपके इस्तेमाल आ जाएगी।
क्या वो सेविंग कर पाएगा? क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएगा? क्या वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करके और इनकम इंक्रीज कर पाएगा? जवाब है नहीं। नतीजा पॉवर्टी। समझ गए ना? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और समस्या क्या है? ग्रोथ की स्ट्रेटेजी। हमारे यहाँ जो ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बनाती है वो ही उल्टा है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ग्रोथ की स्ट्रेटेजी उल्टा है। गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, उसमें कहीं भी ये स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये डिजाइन नहीं किया था कि कैसे पॉवर्टी को हराया जाए। पॉवर्टी को हराने वाला उन्होंने कोई भी क्या किया, कोई प्लान नहीं बनाया। हाँ बनाया, पॉवर्टी में कुछ प्लान बनाए, बट मैंने कहा गरीबों को ही मिटाने वाला प्लान बनाया। ठीक सुन रहे हो? गरीबी नहीं मिटाना है, गरीबों को ही मिटा डालो। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे देश में। देखो, जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई गई उसमें यह ध्यान दिया गया कि ग्रोथ में गरीबों को फायदा ना हो पाए। अरे भाई, जिनके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो उन्हीं को फायदा ना मिल पाए, तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का फायदा गरीबों को मिला ही नहीं। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए था। सरकार को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें रियल पुअर जो थे उनको बेनिफिट मिल पाता, तभी तो गरीबी से बाहर निकलते। ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। एक प्रोफेसर हैं एच मेघनाथ, देखिए इनकी लाइन मैंने कॉपी की है यहां पर। इन्होंने कहा है इंडियाज पॉवर्टी क्रिएटिंग प्रोग्राम। देख रहे हैं ना, पॉवर्टी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग कर रहे हैं, इज लार्जर देन द पॉवर्टी रिमूविंग प्रोग्राम। तो सरकार की स्ट्रेटजी उल्टा क्या कर रही है, पॉवर्टी क्रिएट करने वाली है, रिमूव करने वाली नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। हमारे देश में अमीरी गरीबी का बड़ा अंतर है। सच में अमीर बहुत अमीर है। जानते हैं क्यों अमीर है उसके पास? क्योंकि उसके पास असेट्स हैं, उसके पास प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, उसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जिससे वो और इनकम कमा रहा है। कभी सुना है ये लाइन कि पैसा पैसे को अपनी तरफ खींचता है? पैसा खुद अपने आप में एक मैग्नेट है और वो और पैसे को खींचता है। हाँ, अगर आप एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, सच में अगर तुम एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हो तो तुम्हारी रिचनेस, तुम्हारी वेल्थ दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेल्थ और वेल्थ कमाती रहती है। समझ गया ना? नतीजा गरीब के साथ तो ये रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा है। उसके पास इनकम ही कम है तो वो पैसा भी कम क्या कर रहा है अपने पास। अरे भाई, तुम्हारे पास बड़ा वाला मैग्नेट है। हाँ, तुम्हारे पास एक बड़ा वाला मैग्नेट है तो तुम बड़े बड़े आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, और किसी के पास छोटा सा मैग्नेट है तो छोटा छोटा छोटा, समझ गए ना? तो गरीब ही रह जाता है। समझ गया ना? इनइक्वालिटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो जिनके कुत्ते भी 5 स्टार में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लग्जरी में, एसी में सोते हैं। और यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके बच्चे ही 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। दोनों सिचुएशन आपको इंडिया में दिखेगी। क्या कहते हो, है कि नहीं है? 6 पॉइंट, लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये क्या होता है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? ऐसा माना जाता था पहले कि अगर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देश में नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट नीचे तक पहुंचेगा, अर्थात वो फायदा परकुलेट करता हुआ लोअर लेवल ऑफ लोगों तक पहुंचेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? कि बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ, देश ग्रोथ किया, 5.4% से देश की इनकम ग्रोथ हो रही थी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही थी, बट इसका बेनिफिट परकुलेट डाउन टू द मासेस ऑफ पीपल नहीं हुआ। नतीजा पुअर ही रह गए। तो अमीर कौन हुआ? वो जो पहले से ही रिच था वो और अमीर हो गया। समझ गया ना? और क्या प्रॉब्लम है, और क्या कारण है, गरीबी क्यों है हमारे देश में? ये है रीजन। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हाँ, हम लोग एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। हमारे यहाँ एक मेजर पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी खेती का काम करती है, और खेती के लिए उनके पास प्रॉपर लैंड नहीं है, प्रॉपर आउटपुट नहीं है। अक्सर जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम बनाया भी गया था वो फेल हो गया। जैसे सरकार ने जमींदारी सिस्टम को तो बैन कर दिया, पर लैंड सीलिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाया। हाँ, आज भी इनइक्वालिटीज ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड है। कुछ किसानों के पास तो आज भी खूब लार्ज एरियाज ऑफ लैंड है, जबकि मेजर पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स क्या है, लो इनकम वाली है, जिनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड्स है। तो नतीजा वो गरीब तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये भी समस्या है।
एग्रीकल्चर हमारे देश में अच्छा नहीं चल रहा है। और समस्या क्या है गरीबी की कारण क्या है? एंटी पावर्टी मेजर्स। जो गवर्नमेंट ने पावर्टी को मिटाने के मेजर्स बनाए वो न काफ़ी थे, इनएडिक्वेट थे। अर्थात जितनी बड़ा प्रॉब्लम है उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं है हमारे देश में, ठीक है ना? तो जितने मैग्नेटिक जितने लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर्टी है उतना बड़ा एंटी पावर्टी प्रोग्राम नहीं चलाया, अर्थात इनएडिक्वेट प्रोग्राम है। अभी गवर्नमेंट को काम बहुत करना है। सरकार ने जो मेजर्स उठाए भी हैं वो हाफ हार्टेड है, अर्थात आधे दिल से सरकार काम कर रही है। पूरी शिद्दत से, पूरी चाहत से, पूरी तमन्ना से अगर सरकार जुट जाए गरीबी मिटाने के लिए तो कोई भी सरकार चाहे तो गरीबी मिटा सकती। वो सच में चाहते ही नहीं है गरीबी मिटे। और क्या समस्या है? उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो भी गलत है। उनके पास जो स्टाफ हैं इस पावर्टी एलिवेशन करने के लिए वो भी इनएफिशिएंट स्टाफ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है डिलेज। जो पॉलिसीज बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने में सालों साल चले जाते हैं, तब तक गरीब मर के खत्म हो जाता है। और समस्या क्या है? लैक ऑफ मॉनिटरिंग। तो जो मैकेनिज्म बनाया सरकार ने कि इस तरीके से गरीबों को हम वेलफेयर देंगे, घर देंगे, अनाज देंगे, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको नज़र करने के लिए, उसको चेक करने के लिए अच्छी सी सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। और समस्या किसकी है? फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। नतीजा हमारे सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं खुद सब फेल हो जा रहे हैं। तो योजना बनाना बहुत आसान है, उस योजना को कैसे, उस पावर्टी एलिवेशन की योजना को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करें, इस पर कभी ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, इतनी कोशिश नहीं कर रही है, इतना दिमाग नहीं लगा रही है, जबकि उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जा रही है। ये है बहुत बड़ा चैलेंज। और क्या समस्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो भैया, अगर अभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मम्मी पापा क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो लॉजिक यही है, क्योंकि वो तुम्हें गरीब बनता हुआ नहीं देखना चाहते। उनका सपना है तुम पे, वो चाहते हैं कि तुम हाईली एजुकेटेड हो जाओ और इतने नॉलेज वाले बन जाओ कि कहीं तुम बड़े ए ग्रेड ऑफिसर या ए ग्रेड पोजीशन पे चले जाओ। हाँ, कोई वाइट कॉलर जॉब करो, कोई बड़ी पोजीशन में जाओ। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये जम के पढ़ा रहे हैं, तुम पर खूब सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, महंगी क्लासेस ट्यूशंस के भेज रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको मेरी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है, हाँ, पर आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, पता है कि नहीं? जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन इसलिए अच्छी है ताकि आप आगे जाकर के अच्छी इनकम कमा पाओ, अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। तो यही माना जाता है। जब यहाँ पे तो गरीबी है तो लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी है, नतीजा लो पेड जॉब्स हैं। भाई एजुकेशन नहीं है ना तो जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, ये भी समस्या है। तो अच्छी जॉब पाने के लिए लोग पढ़ रहे हैं। और समस्या क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों की थोड़ी इनकम बढ़ती है, इससे पहले महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब महंगाई बढ़ जाने से क्या होता है? उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या चली जाती है? खर्चों में चली जाती है। नतीजा, कमाया तो उसने, बनाया तो कमाई बढ़ गई थी, पर महंगाई बढ़ गई है ना। अब सोचिए, इमेजिन करिए, एक व्यक्ति की इनकम 10,000 थी, सैलरी इंक्रीज होकर के उसकी सैलरी हो गई है 20,000। वाह, बड़ा अच्छा सुनने में आ रहा है कि उसकी इनकम क्या हो गई? 20% बढ़ गई। वाह वाह वाह, मजा आ गया। पर महंगाई 50% बढ़ गई। जो आटा पहले वो 20 रुपए किलो लेता था, आजकल वो आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है। 10 रुपया ज्यादा, मतलब 50% आटे का दाम बढ़ गया। अब बताइए क्या होगा? आटा तो खाएगा ना, रोटी तो खानी है ना उसको। तो इस तरह से सारे फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाएं तो 50% तो उसकी सारी कमाई महंगाई में चली जाएगी। तो सुनने में तो आ रहा है कि उसकी इनकम बढ़ी, पर सारी इनकम कहाँ चले गई? उस महंगे सामान को खरीदने में खत्म हो गई। ये है डायन। मैं बोलता हूँ, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सुना है ना पिपली लाइव का डायलॉग ये वाला? नहीं सुना है? चलो कभी देख लेना, आमिर खान की ये मूवी थी पिपली लाइव। तो शार्प इंक्रीज इन दी प्राइजेस की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, नतीजा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो गया है। तो ये सब रीजंस हैं, पावर्टी के कॉजेज हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है पावर्टी इरेडिकेट करने की। ठीक उल्टा करेगी गवर्नमेंट? हाँ भाई,
सरकार का काम है गरीबी मिटाना, सरकार का एक दायित्व है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो कर रही है। सरकार चाहती है कि पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात क्या हो, पर कैपिटा इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम को क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है गवर्नमेंट। भाई जब लोगों के पास इनकम ज्यादा आएगी, देश की इनकम बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस बात है गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए 4-5 ईयर प्लान तक, 4th 5 ईयर प्लान तक गवर्नमेंट ने लगातार स्ट्रेस किस पे दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और क्या गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने एग्रीकल्चर को विशेष मदद दी है। सरकार जानती है कि एग्रीकल्चर हमारे देश का बहुत बैकवर्ड है, इसीलिए सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। क्या एफर्ट्स लगाए हैं सरकार ने, जैसे किसानों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई है ताकि वो पंप्स चला सके, सस्ते दर पे उनको फार्म्स, सस्ते दर पे उनको सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पता है कि नहीं है, सब्सिडी देती है सरकार उनको फर्टिलाइजर खरीदने पे, बीज खरीदने पे। तो ये तरीके सरकार उनको डेवलपमेंट करना चाहती है। सरकार उनको लोन्स भी देती है तो सब्सिडाइज रेट्स पे देती है ताकि वो ट्रैक्टर्स खरीद सकें, फार्म इक्विपमेंट्स खरीद सकें। और क्या करती है सरकार गरीबी मिटाने के लिए, सरकार कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। सर इससे क्या होगा, देखिए जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के इंडस्ट्री लगाएगा, जिसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, वो ज़्यादा रोजगार नहीं देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें क्या करती हैं, रोजगार कम पैदा करती हैं। तो इसीलिए जो हाथ से बना काम है, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, लघु गृह उद्योग जिसे कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, वहां पे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। तो सरकार इसीलिए इनको ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि ये हमारे देश के हिसाब से, जो हमारा देश है भारत, जहाँ लेबर सरप्लस है, उनके लिए ये बेटर चलेगा। हमारे लिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हमारे भारत के लिए अच्छी नहीं है, पहले ही लेबर बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। तो सरकार इसीलिए इसको बढ़ावा दे रही है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। और क्या कर रही है सरकार, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती है। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल सरकार के हाथ में पूरा है नहीं, क्योंकि सरकार जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकती लोगों को कि आप फैमिली प्लानिंग करिए। नतीजा पॉपुलेशन कंट्रोल थोड़ा मुश्किल काम है। सरकार कोशिश कर सकती है बट ये प्रॉब्लम है अभी। और क्या करना है, लैंड रिफॉर्म। सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं लैंड रिफॉर्म्स करने के। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अंग्रेजों ने जमींदार बनाए थे, हमारी गवर्नमेंट ने जमींदार को खत्म कर दिया। अब कोई भी जमींदार हमारे देश में नहीं है। पहले जमींदार लैंड टैक्स कलेक्ट करता था अंग्रेजों के लिए। अब जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकार ने सिस्टम बंद कर दिया है। किसी भी किसान को लैंड टैक्स देना है, अगर देना है तो डायरेक्टली सरकार को देना है, बीच में कोई जमींदारी नहीं है। और जो लैंड एक्सेस थी उसको सील कर दिया, अर्थात एक्स्ट्रा लैंड को सरकार ने छीन लिया जिनके पास ज़्यादा थी, और उनको बांट दिया जिनके पास लैंड नहीं थी। सरकार ने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दिया, अर्थात लैंडलॉर्ड्स किसानों को ही बना दिया। जिनकी जो ज़मीनें थी उनको सिक्योरिटी दे दिया कि ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम ही रखो, सरकार इसे छीनेगी नहीं। तो कई तरीकों से सरकार ने क्या किया, रिफॉर्म्स लाए। और बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, क्योंकि अनाज तो चाहिए ही चाहिए। तो सरकार ने अनाज के लिए क्या किया, पीडीएस सिस्टम शुरू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या आपके घर के आसपास सरकारी गल्ले की दुकान है, नाम सुना है? या फेयर प्राइस शॉप है, नाम सुना है? या राशन की दुकान है? अरे भाई वो जनरल स्टोर नहीं जहां तुम जाते हो। अरे तुम तो जाते होगे शायद स्पेंसर में या बिग बाजार में। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी बात कर रहा हूं दुकान की जहां पर कार्ड चलता है, राशन का कार्ड चलता है। हाँ, आपके घर में है राशन का कार्ड? मुझे बताना आपके घर में कौन सा राशन कार्ड है, ग्रीन कलर वाला या येलो कलर वाला? हाँ, 2 कलर के राशन कार्ड्स हैं। चलो मुझे बताना, मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि आपको मैं हिंट दे दूँ, एक बीपीएल कार्ड है और एक एपीएल कार्ड है। एक उनके लिए कार्ड है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि सरकार उनको सस्ते में अनाज देना चाहती है इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। यहाँ पर उनको सस्ते में फूड ग्रेन दे दिया जाता है इस राशन कार्ड वाले दुकान, समझ गए? और एक एपीएल कार्ड है जहाँ पर उनको सस्ते में अनाज नहीं मिलता है, उनको अनाज मार्केट प्राइस पे ही आजकल मिल रहा है। सरकार ने इसी स्कीम को, जिसका हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, का एक नाम रखा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में ये सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया
और एपीएल और बीपीएल दो फैमिलीज को काट दिया गया, जिसमें 10 किलोग्राम पर मंथ पर फैमिली को फूड ग्रेन्स दिया जाएगा एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस। और क्या किया सरकार ने? सरकार ने बहुत सारे पाप किए हैं सर। हाँ, सरकार ने बहुत सारे पाप किए हैं। पाप मतलब होता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। सरकार ने ढेर सारे पाप किए हैं और ये पाप का मकसद है गरीबी मिटाना। आओ अब उनमें से कुछ पाप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब जो टॉपिक हम देखेंगे वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम है, आप सुन करके शायद दंग हो जाओगे कि अरे इतने प्रोग्राम थे क्या पहले, या हैं अभी? हाँ, सच में ढेरों ढेर प्रोग्राम है, पर फिर भी गरीबी छूमंतर नहीं हो रही है। गरीबी अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी 22% लोग क्या हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। आइए क्या क्या वो प्रोग्राम्स हैं देखें। पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ही है, 1999 में बनाया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, अब इसका नाम हो गया है ग्राम समृद्धि योजना। क्या इसका मेन मकसद था? इसका मेन मकसद था कि गांव में ड्यूरेबल प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स बन जाए। मतलब गांव वालों के लिए ही कोई एसेट बन जाए, जैसे गांव के लिए नहर बन जाए, गांव के लिए पंचायत घर बन जाए। गांव वालों के लिए ही कोई एसेट तैयार करना है और गांव वालों की मदद से ही तैयार करना। तो डबल फायदा हुआ ना। दूसरा फायदा क्या हुआ? गांव के जो बेरोजगार लोग थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, काम नहीं था, अनएम्प्लॉयड लोग थे, उन्हीं को काम पे लगाया, उन्हीं से गांव की सड़क बनाई, उन्हीं से गांव का नहर खुदवाया, उन्हीं से गांव के लिए पंचायत घर बनवाई। तो डबल डबल फायदा हो गया, पैसा भी लग गया, गरीब लोग को मिल गया, और गांव के लिए क्या तैयार हो गया? एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट भी तैयार हो गया। यही इसका, देखिए नाम नहीं देख रहे, ग्राम। ग्राम मतलब गांव, समृद्धि मतलब उन्नति, तो गांव की उन्नति हो गई। तो ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर शुरू किया, और इसमें जो भी खर्चा आने वाला था उसका 75% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करने वाली थी, 25% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। समझ गया ना? फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख खर्चा होना है तो 75,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25,000 स्टेट गवर्नमेंट इसका खर्चा बियर करेगी। बड़ा अच्छा योजना है। आइए दूसरी, अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती अगेन 1999 में इसको बनाया गया था। अगेन कहाँ की योजना है? ग्राम के लिए है, गांव के लिए है। पहले बहुत सारी योजनाएं चलती थी, आईआरडीपी चलता था, ट्राइसेम चलता था, ऐसे और छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं होती थी। इन सब योजनाओं को मिक्स करके, मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, और इसका भी काम क्या है? इसका काम है लोगों को सिंगल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आप खुद खुद को नौकरी देने वाला प्रोग्राम। इसका मतलब है गांव के लोगों को ट्रेन करना, स्किल करना, और वह जो काम करना चाहते हैं उस काम के लिए उनको मदद करना। एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल दूं, जैसे गांव का एक गरीब लड़का है, उसे सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद है, तो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और जब वो सिलाई कढ़ाई कर लेगा, दर्जी बन जाएगा, टेलर मास्टर बन जाएगा, तो उसको टेलर मास्टर की जो मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, वो दिलवा के दे देंगे, और ताकि वो अपना खुद का क्या बन जाए? क्या बन जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को रोजगार देगा। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ग्राम स्वरोजगार। देखो क्या नाम है? स्व मतलब सेल्फ, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो हम किसी और को नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम खुद को नौकरी दे रहे हैं, पर मैंने कहा इसके लिए गवर्नमेंट हमें मदद करती है। भाई उस व्यक्ति को जिसको सरकार ने ट्रेनिंग दी है, उसको मशीन तो चाहिए ना, इक्विपमेंट तो चाहिए ना, तो उस मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए सरकार इसमें पैसा दे। ठीक है ना, ताकि गांव में ही क्या हो, एंटरप्राइज आ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। नाम में ही छुपा है, अश्योरेंस करना मतलब वादा करना। इस स्कीम को 1999-2000 में लाया गया था, और इसका मेन मकसद है वेज देना, तनख्वाह देना काम करा करके। इसमें भी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशियो 75:25 है। इसके अंदर क्या योजना थी, क्या प्लान था इसके अंदर? तो पहला प्लान था लोगों को क्या देना है? एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट। ये किनके लिए है? उनके लिए है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। क्या करना?
कम से कम 100 दिन का काम देना। मिनिमम कितना देना है? मिनिमम 100 दिन का काम देना है गरीब लोगों को, गरीब लोगों के 2 मेंबर्स को। एक घर से 2 मेंबरों को 100 दिन का काम देंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा ऑब्जेक्टिव था अगेन गांव में ही कोई गांव के लिए, समाज के लिए कोई प्रोडक्टिव एसेट्स तैयार कर देना। जैसे मैंने बताया, सड़क बनवा देना, ठीक है ना, नहर बनवा देना। अगला स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगेन ग्रामोदय, गांव को उन्नत बनाना है। ग्राम मतलब रूरल एरियाज। तो 2001 में स्कीम की हुई थी। इसका मेन मकसद है गांव का डेवलपमेंट करना है और 5 क्रिटिकल एरियाज में डेवलपमेंट करना है। हेल्थ का, प्राइमरी एजुकेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, हाउसिंग का और रोड्स का। 5 चीजें हैं। अब उनमें से पहला पार्ट है, यस, उनमें से है ग्राम सड़क योजना। रोड आ गया, देखिए इसमें रोड था ना, एक टॉपिक था रूरल रोड्स। तो इसमें क्या होगा, गांव में सड़क बनवानी है, और वो भी कैसी सड़क? पक्की सड़क, ऑल वेदर रोड्स। कहाँ होनी चाहिए? हर उस गांव में होनी चाहिए जहाँ पे 500 से अधिक लोग रहते हैं। यह है इस योजना का मकसद। तो सड़क बनाने में तो लोग लगेंगे, काम लगेगा, नौकरी मिलेगी। और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यहाँ पे क्या देना चाहते हैं? गांव को घर देना चाहते हैं, हाउसिंग देना चाहते हैं। ये रहा, हाउसिंग फैसिलिटी देना चाहते थे ना, हाउसिंग। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अरे भाई सब जगह ग्रामोदय योजना है क्या? हाँ, कितनी ग्रामोदय योजना है? चलो, इसमें क्या देना है? ड्रिंकिंग वाटर देना है। गांव को पानी चाहिए पीने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ड्रॉट एरियाज के लिए चाहिए। अब आता है 5th प्रोग्राम, नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब संपूर्ण मतलब हर एक के लिए, ऑल। ग्रामीण तो मतलब होता है गांव, रूरल, ठीक है, और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर क्या देंगे? गांव के लोगों को रोजगार देंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे। किसको देंगे? जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या बनवाएंगे इनसे? ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाएंगे। रिपीटेड पॉइंट है, देख लीजिए सारा, ठीक है ना। अगेन ये स्कीम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉस्ट शेयरिंग के बेसिस पे काम करेगी, 75:25। इस प्रोग्राम का नाम है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सरकार ने 2001 में शुरू किया था। इसका मेन मकसद है लोगों को रोजगार देना उन जगहों पर जहां पर ड्रॉट आता है। ड्रॉट क्या होता है? अकाल, सूखा पड़ना, फेमाइन पड़ना। जहां बहुत समय तक क्या होता है, बारिश नहीं पड़ती है, वहां पर सब सूख जाता है, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। तो 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत हुई थी। तो किसानों को, लोगों को जिनके पास काम नहीं था, बर्बाद हो गए थे जो लोग ड्रॉट की वजह से, उनको रोजगार देना, वेज देना। वेज का पैसा फूड ग्रेन्स के रूप में देना और वेज का पैसा कैश के रूप में देना। कुछ कैश, कुछ फूड ग्रेन्स देना, ताकि लोगों के पास खाने को भी हो और कैश भी हो। अब अगला नाम क्या है? कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना। इसका मेन मकसद है क्या देना? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना। जैसे हम पेंशन के नाम से जानते हैं, जैसे हम प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, है ना, रिटायरमेंट के बाद मिलता है कि नहीं। तो ये पेंशन प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना किन के लिए है? किसानों के लिए। किसानों के लिए है जिनकी एज 18 से 60 साल तक है, उनको मिलेगा इस योजना के तहत। और क्या है? मनरेगा। ये तो गवर्नमेंट का आज भी सबसे ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हाँ, मनरेगा, पहले नरेगा नाम था इसका, जिसको 2005 में नरेगा नाम का एक्ट से बनाया गया था। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में मनरेगा हो गया। मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से हो गया इसका, ठीक है ना। यहां जब सरकार ने 200 डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत की थी गवर्नमेंट ने इसको 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे एटलीस्ट 100 दिन की गारंटीड नौकरी मिलेगी। किनको देंगे? पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड को, एक सदस्य को, घर के एक मेंबर को 100 दिन का कंपलसरी इंप्लॉयमेंट देंगे साल में, ठीक है ना। क्या होगा अगर वेज नहीं दे पाए, नौकरी न दे पाए 100 दिन, तो क्या होगा? तो भी उसको 100 दिन का अनाज देंगे, कपड़ा देंगे, पैसा देंगे। हाँ, इसमें है गारंटी है, क्योंकि इसमें
और है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगेन इसको हम कहते हैं PMRY। ये उन लोगों के लिए जो यंग लड़के हैं, जो अपना खुद का इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई सर्विस सेक्टर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति है जो अपना खुद का चलाना चाहता है, ऑटो चलाना चाहता है। अब ऑटो तो सस्ते आते नहीं हैं, आपको मालूम ही होगा। देखने में सड़क पर जो ऑटो चलने सस्ते लग रहे हैं क्या तुमको? हाँ चलो टैक्सी का एग्जाम्पल, एक व्यक्ति टैक्सी चलाना चाहता है। हाँ एक यंग लड़का है, 12th पास है और उसके पास कुछ पैसे नहीं है, गरीब घर का लड़का है। वो अपनी खुद की टैक्सी चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है, तो कार के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इससे उसको पैसे मिल जाएंगे। समझ गया ना? आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम करने के लिए मिलेगा। अब ये योजना शहर के लिए, इससे पहले ग्रामीण पढ़ा था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है शहरी रोजगार योजना। देखो भाई, क्या गरीब सिर्फ गांव में ही रहते हैं क्या? नहीं ना, तो शहर में भी गरीब हैं। तो शहर के गरीबों के लिए ये योजना है। इसके अंदर अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। सरकार इसमें क्या करती है, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलती है जहाँ पे लोग स्किल ट्रेनिंग लेते हैं। आपने नवोदय का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, नवोदय ट्रेनिंग सेंटर्स, तो वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जिस भी चीज़ की वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, कोई भी स्किल वर्क, क्राफ्ट वर्क सीखना चाहते हैं, वो सिखाया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, मदद की जाती है पैसे से, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। ये है इसमें। और कुछ स्कीम्स देखें, जैसे सरकार ने बनाया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP। इसका भी मेन मकसद क्या था? सोशल बेनिफिट देना, जैसे ओल्ड एज बेनिफिट देना, पेंशन देना, उनको देना अगर किसी फैमिली का कोई ब्रेड विनर मर जाए, अर्थात जिसने फैमिली के सदस्य के लिए पैसा कमाना है, हाँ जो घर का मेन मुखिया है, अगर वही मर जाए तो उसकी मदद करना, उस परिवार की मदद करना, इसका। और क्या करना है? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अगर कोई व्यक्ति 65 ईयर्स से ऊपर का है और उसके पास कोई नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उसको 200 रुपया पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जी, 200 रुपया पर मंथ मिलता है तब जब उसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, कोई उसके परिवार का सदस्य नहीं है उसको साथ रखने के लिए। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल हेल्प सरकार करती है, अपने आप फ्री में देती है सरकार। और क्या है? नेशनल फैमिली बजट भी है। अगर किसी व्यक्ति का ब्रेड विनर, ब्रेड अर्नर वो होता है जो घर का मेन व्यक्ति होता है, जो घर का सबसे मेन पैसा कमाने वाला है, जैसे किसी के पापा, वो ब्रेड अर्नर है फैमिली, है ना? तो अगर फैमिली का ब्रेड अर्नर ही क्या हो, मर जाए, तो उसकी फैमिली को 10,000 लमसम रुपया सरकार एक बार में देती है, इस सिस्टम के थ्रू, नेशनल फैमिली बजट। अगला कौन सा है? नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट। उनको लिए जो मदर्स बनने वाली हैं, अर्थात प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडी का मैटरनिटी खर्च सरकार उठाती है। उनको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री चाइल्ड डिलीवरी, हाँ फ्री मेडिकल, ये सब बेनिफिट देती है इस सिस्टम। एक और योजना है इंदिरा आवास योजना। हाँ, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, पहले हुआ करती थी इंदिरा आवास। ये गांव में जो गरीब हैं उनको घर देती है योजना। इस योजना में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के क्या करती हैं, घर बनाती हैं गांव वालों के लिए 75:25 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। यह घर गांव वालों को, गरीब लोगों को जिनके पास अपना मकान नहीं, उनको फ्री में दिया जाता है। अब सरकार ने इसी को ही सुधार करके सारे हाउसिंग स्कीम को सरकार ने बंद कर दिया। जो पहले इंदिरा आवास योजना और जो भी आवास योजना चल रही थी, सबको मिटा के एक योजना बना दी गई है, नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। आजकल ये सुपरहिट चल रही है। इसमें गवर्नमेंट का मकसद है कि सरकार 2 करोड़ लोगों को घर देना चाहती है। 2 करोड़ हाउसेज सरकार देना चाहती है इस साल तक। ये करंट ईयर चल भी रहा है, 2022 में सरकार का टारगेट है। किसको देना चाहती है? उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इनकम कम है, जो बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं। अगेन सरकार इसमें उनको फ्री में घर नहीं दे रही है, बल्कि सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। सरकार उनको इस घर को लेने के लिए लोन दे रही है, उस लोन को सस्ते ब्याज पे 3 से 6.5% के ब्याज पे उनको क्या कर रही है, सब्सिडी पे, लोन पे सरकार घर दे रही है। तो सरकार मदद करना चाहती है। यह मदद कितने में है? 1 लाख से लेकर के 2.3 लाख तक की मदद सरकार कर रही है, ताकि क्या हो, गरीब लोग अपना खुद का मकान ले पाए। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में बनाए गए मकान।
और कौन सी योजना है? शिक्षा सहयोग योजना है। इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है 100 रुपया उन लोगों को, 100 रुपया पर मंथ दी जाती है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। सरकार ने एक बीमा योजना बनाई है, जनश्री बीमा योजना। ये बीमा योजना 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 100 रुपया पर मंथ बीमा देती है। और क्या करते हैं? कुछ और वेलफेयर स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 12 रुपया साल भर में देने में, सिर्फ 12 रुपया जमा करो, सच में 12 रुपया जमा करो तो तुम्हें 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंट होने पे या डेथ होने पे मिलेगा। ये गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। सोचिए एक रिक्शा वाले के लिए, सोचिए एक कूड़ा बिनने वाले के लिए, सिर्फ 12 रुपया देना है साल में एक बार, 5 साल तक देना है बस। तो ऐसा करने पे क्या मिलेगा? 2 लाख रुपया उसके मरने पर उनके परिवार वालों को मिलेगा। हो जाएगा ना उनका भला। और क्या है? अटल पेंशन योजना, जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, अब उनको 1000 रुपया पूरे साल में एक बार एक व्यक्ति को मिल रहा है। ठीक है, किस बात का? क्योंकि वो एजेड है और उसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। बूढ़े लोगों को यह योजना 1 से 5000 तक भी दे सकती है। नाम है अटल पेंशन योजना। और है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। माथा चकरा गया ना? कितनी योजनाएं, जस्ट सोचो कितनी सारी, ढेर सारी योजनाएं सरकार चला रही है और तब भी हम गरीबी देख रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है। आप सच तो बताइए, आप थक गए होंगे योजनाएं सुन सुन करके, हाँ ना? सच बताइए कितनी ढेर सारी योजनाएं हैं। आप इमेजिन करिए सरकार कितनी योजना बना रही है। तो ये किन के लिए? उनके लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो 10th या 12th में स्कूल छोड़ चुके हैं और वो कुछ ट्रेनिंग लेकर के, कोई वोकेशनल या स्किल ट्रेनिंग लेकर के क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये यंग लड़के या लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बस कुछ करने का इंटरेस्ट है, तो इनको ITI ज्वाइन कर लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। नाम सुना है? ऐसे में चले जाइए जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता है। और क्या है? एक नया योजना आई है, हृदय। हाँ, हृदय इसका नाम है, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट ऑगमेंट योजना, जिसमें सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को, अनस्किल्ड लोगों को नेशनल हेरिटेज को डेवलप करने में मदद की जाए, देश के हेरिटेज को बचाने में, प्रिजर्व करने में मदद की जाए, आर्टवर्क करने में इनको मदद लगा। और है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सरकार इसमें प्राइमरी हेल्थ, इन्फेंट हेल्थ, मोर्टेलिटी हेल्थ, इन सब में मदद करना चाहती है। 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ऐसे लोगों को जो जिनका बीमा नहीं है, उनको सरकार क्या करना चाहती है? 1 लाख का मुफ्त बीमा सरकार अपनी तरफ से दे रही है। और क्या है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। उसी तरह से कोविड-19 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने बनाया, इस NDA गवर्नमेंट ने बनाया। सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम बनाई, जिसमें डायरेक्ट पैसा गरीब लोगों के खातों में जाएगा। कितने लोगों के खातों में गया? 42 करोड़ लोगों के गया, जिसमें से 20 करोड़ वुमेन लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा सरकार ने ट्रांसफर किया। ये वो लोग थे जो गरीब थे, लैंडलेस थे, बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था। ये लोग कहीं ना कहीं काम करते थे, कामगार लोग थे, तो गरीब कल्याण योजना के तहत इनको पैसा दिया गया। कब? ये जो कोविड आया था ना बीच में 2 साल, तब दिया गया है। तो इतनी सारी योजनाएं, बाप रे, अनन्य योजनाएं, बाप रे, मुझे लगता है थक गए होंगे आप योजना सुनते सुनते। बट क्या हुआ? क्या इसका कुछ अचीवमेंट मिला? तो हाँ, कुछ अचीवमेंट भी है, कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई है कि पावर्टी डिक्रीज हो गई। पावर्टी डिक्रीज हो गई है, जो कभी 55% हुआ करती थी, आज डिक्रीज होकर के 22% हो गई। तो यस, कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है। और क्या हुआ है? लोगों की इनकम भी इंक्रीज हुई है। अब हाफ ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पुअर हो चुकी है। आधे से ज्यादा लोग क्या हो गए हैं? अमीर हो गए हैं। और क्या हुआ है? वेज रेट बढ़ चुका है, इंक्रीज इन वेजेस हो गई है। बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में लोगों की वेज इंक्रीज हो गई है। हाँ, आजकल लेबर मिस्त्री को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप अगर घर में कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, पाइप पंप रिपेयर करना चाहते हैं, नया नल लगवाना चाहते हैं, छोटा मोटा रिपेयर वर्क करना चाहते हैं, जरा लेबर मिस्त्री को बुला के तो देखिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं वो लोग, बहुत हाई। तो क्योंकि क्या हो गया है? वेज इंक्रीज हो गया है। तो ये सब प्लस पॉइंट भी हैं। उनका इनकम बढ़ेगा तो अच्छा ही है। और क्या हुआ है? लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव हुआ है। बट सारा कुछ बताने के बावजूद क्या
पावर्टी खत्म हो गई? जवाब है नहीं। तो क्या कारण रहा, क्यों इतना लिमिटेड सक्सेस मिला? इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे प्लान। हाँ, मैं तो प्रोग्राम बताते बताते थक गया। क्या आप सुनते सुनते थके क्या? चलो, तो इतनी सारी योजनाएं बनाई सरकार ने, पर फिर भी इतना सक्सेस क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा है अनसेटिस्फैक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन। इन प्रोग्राम्स को प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कुछ ही प्रोग्राम बनाओ, पर बहुत अच्छे से क्या करो, उसको देश भर में अप्लाई करो और उसका बेनिफिट उनको मिले जिनके लिए बनाया गया है, और उसके पीछे कुछ फॉलोअप रखो। कुछ फॉलोअप ही नहीं कर रहे हैं, चेक ही नहीं कर रहे हैं, बस लागू किए जा रहे हैं नई स्कीम नई स्कीम नई स्कीम। और समस्या क्या है? अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, कोई भी योजना सरकार अकेले अपने दम पे नहीं करती है, उसके लिए किसी न किसी बैंक की, किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे सरकार ने खादी वालों को कहा कि आप खादी के कपड़े बनाइए, आपको खादी के लिए हम लोन देंगे, आपके कपड़े ये संस्था खरीद लेगी। संस्था एक्स नाम की संस्था है, वो आपके कपड़े सारे खरीद लेगी। संस्था एक्स क्या करती है? हाथ खड़े कर देती है, कहते हैं ना, हम तो आपसे कपड़े नहीं खरीदेंगे। अब बताइए, तो योजना सरकार की किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। कोई सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे बैंक हो, चाहे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, या फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उन पे डिपेंड करती है। और वो अगर सपोर्ट ना करें तो ये समस्या है, उनका सपोर्ट ना करना। और सबसे बड़ी समस्या है, आज तक क्लियर ही नहीं है कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। लीकेजेस सबसे बड़ा यही है। अभी तक पुअर की डेफिनेशन क्या है वो क्लियर नहीं है। जब तक पुअर पता नहीं है किसको बोल रहे हैं, तो मर्सिडीज से उतरने वाला आदमी भी, मैंने कहा था, अपने आप को पुअर कह ही सकता है। मैंने बताया था ना। हाँ, कैसा पुअर होता है वो व्यक्ति जो मर्सिडीज नहीं, चलो कार से उतर रहा है, वो भी अपने आप को गरीब कह सकता है। कब? जब वो रिलेटिव पॉवर्टी से देखता है, जब देखता है कि सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, तो अपने आप को उस गरीब समझने लगता है। था ना रिलेटिव पुअर। तो पुअर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ नॉन पुअर्स सारे एडवांटेज ले लेते हैं। जो लोग गरीब नहीं है, जिनके लिए सरकार ने योजना नहीं बनाई थी, वो सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीकेजेस बहुत है, करप्शन बहुत है, मिली भगत है, जुगाड़ जिसको हम कहते हैं भारत में, है ना। इंडिया में चलता है ना जुगाड़.com। बस कहीं आपकी सेटिंग हो जाए तो सारी चीज़ आपके लिए बन जाएंगी, सारी चीज़। और समस्या क्या है? नेग्लेक्ट ऑफ रिमोट एरियाज। जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ की मेन प्रॉब्लम है, उस एरिया को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए जो बैकवर्ड था है और पढ़ाई रह गया। अरे जिसके लिए योजना चाहिए थी वही नहीं काम कर रहा है। और तो और मैंने कहा ना, स्ट्रेटेजी ही गलत है। जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई पॉवर्टी एलिवेशन की, वही गलत है। आइए मैं आपको 3 गलतियां बताता हूं। पहला, द स्ट्रेटेजी हैज नॉट टेकन द नोट ऑफ नीड ऑफ अटैकिंग द एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसीज। जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा था, जिसकी वजह से गरीबी थी, सबसे पहले उसको खत्म करो। अगर गांव में जमींदार गरीबी का कारण है, तो पहले जमींदारों को खत्म करो। तो अटैकिंग दी एक्सप्लॉइट करने वाला, क्योंकि वही गरीबी का कारण है, तो उसको अभी ध्यान ही नहीं देते हैं। समझ गया ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है पॉवर्टी एलिवेशन की? टू इरेडिकेट बाय अटैक ऑन पॉवर्टी। किस पे अटैक करो? गरीबों पे अटैक मत करो, गरीबी पे अटैक करो। गरीबों को जो परेशान कर रही है गरीबी, उस पे अटैक करो। और होता अटैक जानते ही किस पे है? गरीबों पे अटैक हो। ना गरीब रहेंगे, ना समस्या होगी। तीसरी स्ट्रेटजी क्या है कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट पुअर्स आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज। इसको ये मानने को तैयारी नहीं है। कह रहा है कि उसका बेनिफिट तब मिलेगा, बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास स्टेमिना नहीं है, और वो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो पुअर को स्किल, स्टेमिना और इनिशिएटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनकरेज करना पड़ेगा। तभी वो क्या करेंगे? जो उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है उसका वो फायदा ले पाएंगे, और वरना उसका सारा फायदा कोई और ले जाएगा। योजना किसी और के लिए थी, मजा कोई और ले रहा है। डिसजॉइंटेड प्रोग्राम। सरकार के प्रोग्राम्स कई सारे लेवल्स पे काम करते हैं, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन सब के बीच में जो एजेंसीज हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं है। अलग अलग लेवल्स पे इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं है। पीपल का पार्टिसिपेशन, जो ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है ना, जिन एजेंसीज की मदद से बनाया जा रहा है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। और जिनके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है,
जिन गरीबों के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या उनसे सलाह की गई है? नहीं है। और लोकल लोगों से पूछा गया है जहां पे हम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं? नहीं पूछा गया। और जो कि टारगेट ग्रुप्स हैं, वही उनको पता ही नहीं है कि प्रोग्राम क्यों बनाया गया। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि सरकार की योजना है भी क्या ये वाली। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है क्या, उसको पता ही नहीं है। तो पीपल डू नॉट नो, दे हैव नो पार्टिसिपेशन। ये प्रोग्राम बनाने में उनका योगदान होना चाहिए था। और 8वां रीजन मैं बता रहा हूं क्या हुआ, क्यों ये प्रोग्राम्स पाप फेल हो गए। हाँ, पॉपुलेशन प्रोग्राम फेल क्यों हो गए? तो नॉट लिंक्ड विथ ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो गवर्नमेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, हाँ, जो लंबे समय के लिए जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई है 5 ईयर की, उसके अंदर इसको रखना चाहिए था। गवर्नमेंट को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स में इसको रखना चाहिए था। गवर्नमेंट को अपने और सारी स्ट्रेटेजीज से जोड़ कर रखना, ताकि इसका मैक्सिमम एडवांटेज सबको मिल सके। तो इस तरीके से क्या पता चला कि सरकार अगर अभी काम करना शुरू करे इन सारी गलतियों पे, तो शायद सच में एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भारत में गरीब नहीं होंगे। क्या कहते हो आप लोग? सच में? तो क्या है आगे आगे कंक्लूजन? देयर इज नीड फॉर मेकिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मच मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो भी बहुत बहुत आवश्यकता है, एंड इंडिया नीड्स अ सस्टेन्ड एफर्ट। अभी और बहुत समय तक क्या करना है? गरीबी के लिए संघर्ष करना है। तो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे रॉक स्टार से, प्लीज 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 प्लीज, अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और कंटेंट कैसे बनाऊंगा? आपके ही प्यार से, आपके ही विश्वास पे ये मैं कंटेंट बना रहा हूं। ये सारे लेसन वीडियोज, ये सारे एक्सप्लेनेशन सिर्फ तुम्हारे लिए है। जी हाँ, मेरे रॉक स्टार्स के लिए है। और आप हैं मेरे रॉक स्टार। टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाएं, ज्वाइन करें। ये सारे नोट्स सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बनाए। तो प्लीज प्लीज प्लीज, नॉट ओनली यू बट ऑल योर फ्रेंड, सबको बुलाइए और सबको शेयर करें, ताकि मेरे व्यूज नहीं होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। सोचिए, क्या मैं और एफर्ट लगाने के चाहूंगा? इमेजिन करके देखिए उसके लिए, उसकी नज़र से जो मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मुझे देंगे साथ, एंड थैंक यू एंड लव यू, बाय फ्रॉम नाउ।